हमारे देश में वैसे तो हर रोज़ कोई ना कोई वारदात होती रहती है, लेकिन उन्हीं वारदातों में कुछ एक वारदात ऐसी होती है जिनको सुनकर पूरे देश में ही तहलका मच जाता है। आज की जो कहानी है वो भी एक ऐसी ही वारदात, ऐसी ही कहानी को बयां करेगी जिसमें पूरे ही देश को हिला के रख दिया था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है टिंकू और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल दुनिया क्राइम की कहानी में। आज हम ऐसी वारदात के बारे में जानेंगे जिसमें एक अकेली लड़की को पाकर एक भिखारी ने उसके साथ बलात्कार किया, उसको जख्मी किया और अधमरी अवस्था में उसको झाड़ियों में फेंक कर चला जाता है। 6 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है। तो कैसे इस पूरी घटना का मामला है और कैसे इस वारदात का खुलासा हुआ, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी को। आज की कहानी केरल में घटित एक सच्ची घटना है जिसको उस समय जिसने भी सुना उसका दिल झकझोर हो गया। उसके लिए पूरे देश ने आवाज़ उठाई, जगह जगह पर प्रदर्शन हुए और कैंडल मार्च निकाला। 2011 में एक परिवार केरल में रहा करता था। उस परिवार को एक काफ़ी सुंदर बेटी होती है। बेटी जो थी वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी और इंटेलिजेंट होने के साथ साथ काफ़ी सुंदर भी थी। बेटी बड़ी होती है और फिर वह धीरे धीरे अपनी स्कूली शिक्षा कंप्लीट करके फिर कॉलेज में जाती है और कॉलेज में जाने के बाद वह अपने पिता का सहारा बनती है और एक कोच्चि के सुपरमार्केट में असिस्टेंट की पोस्ट पर काम करने लगती है। काम करते करते उसका जीवन कैसे बीता उसको मालूम ही नहीं चला। फिर उसकी उम्र 23 साल की हो जाती है। फिर उसके पिता को उसके भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता हुई, तो उसने उसकी शादी के लिए लड़के देखना शुरू कर दिया। बेटी को अपने पास बुलाता है और उसको लड़के के लिए बोलता है कि हम अब तेरी सगाई करने वाले हैं, तो अब जो है तुम जल्दी से घर पे आ जाओ और लड़कों को देख लो। इतना सुनने के बाद लड़की भी तैयार हो जाती है और अपने दिल में एक नई खुशी जीवन को लेकर, अपने नए जीवन साथी को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश होकर वह घर के लिए रवाना होती है। फिर वह एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन से शोरनूर की जाने वाली ट्रेन में रात करीब 10 बजे बैठ जाती है। बैठने के बाद वह अपने पिता को फ़ोन करती है और बोलती है कि मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, जब शोरनूर पर पहुँच जाऊँगी तब मैं आपके पास कॉल कर दूँगी, तो आप मेरे को पिकअप करने के लिए आ जाना। इतना बोलने के बाद वह अपना फ़ोन कट कर देती है और कट करने के बाद फिर वह अपने जीवन साथी, अपने नए जीवन को लेकर सपने सजोने लगती है। फिर पिता जो थे निर्धारित समय पर शोरनूर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद ट्रेन का वेट करते हैं। फिर वह ट्रेन आती है। ट्रेन आने के बाद पिता अपनी बेटी को तलाशता है, लेकिन उनकी बेटी जो है वो पूरे रेलवे स्टेशन पर कहीं भी नहीं मिलती है। फिर उसने अपनी बेटी को फ़ोन किया। फ़ोन जो था वो उनका नहीं लग रहा था। फिर उनको चिंता हुई। चिंता होने के बाद फिर अपनी पत्नी को फ़ोन किया और सारी की सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। पत्नी को भी चिंता होने लगी कि जवान लड़की रात का समय अकेली होने की वजह से उनकी चिंता जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे चिंता बढ़ने लगी। एक टाइम आने के बाद उनको बुरे ख्याल भी आने लगे। बुरे ख्याल आना लाजमी भी था, क्योंकि आज के दौर में हम किसी के भी ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। फिर वो नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जाते हैं। अपनी बेटी की गुमशुदगी या फिर लापता की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। समय बीत जाने के बाद पुलिस वालों ने भी उनको बोला कि आप घर पे जाइए, जैसे हमें इस लड़की के बारे में मालूम होगा हम आपको फ़ोन करके बता देंगे। फिर वो घर पे आते हैं।
घर पे आने के बाद अगली सुबह पुलिस को कॉल आती है। कॉल अनजान नंबर से थी। पुलिस ने पिकअप किया। पिकअप करने के बाद सामने वाले आदमी ने बताया कि ऐसे एक झाड़ियों में एक लड़की की लाश पड़ी है। उसकी हालत ऐसी है, शरीर पर ना तो कोई कपड़ा है और पूरी बॉडी पर खून ही खून है। इतना सुनने के बाद पुलिस मौके वारदात पे पहुंचती है। पूरी जगह की तलाश करने के बाद फिर उनको रात में जिस शख्स ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उसके पास कॉल करती है। उसको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और लड़के को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। फिर वह पिता पुलिस स्टेशन आता है। पुलिस स्टेशन से उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और उसको लड़की के सामने दिखाया जाता है। इतना देखने के बाद पिता जो थे वो फुट फुट कर रोने लगते हैं, क्योंकि सामने जो बेड पर लेटी हुई थी वो उनकी बेटी थी। फिर इतना देखने के बाद पुलिस समझ जाती है कि ये इनका ही पिता है। फिर बेटी के बयान दर्ज करती है। बयान में लड़की ने जो बताया उसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे, आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि उस रात की वारदात उस लड़की ने जिस हद तक सहा होगा उस हद तक सह पाना हमारी कल्पना के परे है। उन्होंने बताया, मेरे पिता का फ़ोन आया, मैं अपनी शादी को लेकर अपने घर की ओर रवाना होती हूँ। 1 फरवरी 2011 के रात के करीब 10 बज चुके थे। मेरी ट्रेन निर्धारित समय पर आती है। मैं अपनी ट्रेन में बैठती हूँ और अपने पिता के पास फ़ोन करती हूँ कि मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और निर्धारित समय पर मैं शोरनूर रेलवे स्टेशन पर उतर जाऊंगी। ट्रेन में काफ़ी लोग थे। मैं भी उन्हीं लोगों के बीच में एक सीट पर बैठी हुई थी। फिर ट्रेन रवाना होती है और ट्रेन जो कि पैसेंजर ट्रेन थी वो हर स्टेशन पर रुक रुक के चल रही थी। कुछ पैसेंजर हर रेलवे स्टेशन पर उतरते भी थे और कुछ चढ़ते भी थे। लेकिन कुछ समय के बाद एक समय ऐसा भी आया जब उस ट्रेन के डिब्बे में मेरे अलावा कोई और दूसरा पैसेंजर नहीं था। फिर मैं अपनी सीट पर बैठी थी। पूरी ट्रेन में मेरे अलावा कोई और नहीं था। फिर एक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। उस रेलवे स्टेशन से एक शख्स चढ़ता है जिसका नाम गोविंदा चामी था। वह दिखने में काफ़ी बदसूरत था और उसका एक हाथ कटा हुआ था। फिर वह मेरी सामने वाली सीट पर बैठ जाता है और बैठने के बाद फिर वो मेरे को देखने घूरने लगता है। फिर मैंने उसको जवाब देती हूँ और उसका विरोध करती हूँ। उसने मौका पाकर उसने पूरी ट्रेन के डिब्बे में अच्छे से मुआयना किया कि कोई दूसरा पैसेंजर ट्रेन में तो नहीं है। फिर उसने इतना देखने के बाद मौका पाकर उसने मेरे साथ छीना झपटी की और मेरे साथ मारपीट करने लगा। मेरे को सीट से उठाकर नीचे फर्श पर पटक दिया और मेरे सिर को लोहे के पैम्प से कम 10 से 15 बार मेरे सर पर किए। जब मेरे सर से खून बहने लगा और मैं अधमरी सी हो गई तब मेरे को चलती ट्रेन में से फेंक दिया। फेंकने के बाद फिर वह मेरे साथ ही ट्रेन से कूद गया। ट्रेन से कूदने के बाद मेरे हाथ पैर में काफ़ी चोट आई और सिर में मेरे को पहले से ही लोहे के डंडे की वजह से काफ़ी चोट आ गई थी। उसने मेरी इस अवस्था में भी तरस नहीं उठाया और मेरे सारे कपड़े उतारने के बाद मेरे को कम से कम 3 से 4 घंटे तक जानवरों की तरह नोचा और मेरे साथ बारी बारी से बलात्कार किया। मेरी मरने जैसी हालत हो चुकी थी और जब उसको लगा कि अब सवेरा हो गया है, लोगों का आने जाने का टाइम हो गया है, तब उसने मेरे को उसी नग्न अवस्था में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इतना सुनने के बाद पुलिस लड़की को आराम करने के लिए बोलती है और फिर वह निकल पड़ती है उस रेलवे स्टेशन की ओर जिस रेलवे स्टेशन से गोविंदा ट्रेन में चढ़ा था।
सीसीटीवी खंगाले जाते हैं। 100 से ज़्यादा सीसीटीवी देखने के बाद फिर एक शख्स दिखता है जो कि कैमरे में साफ दिखाई पड़ता है। फिर उसको अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद उसको पुलिस थाने लेके जाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि क्या इस पूरी वारदात में तेरा हाथ है, लेकिन वह शुरू से आखिर तक इस पूरी वारदात में उसका हाथ होना नहीं बताता है। फिर ये मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गोविंदा को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। फिर गोविंदा ने एक वकील को हायर किया और उस वकील की जो चार्ज था वो करीब 5 लाख रुपए था। वैसे देखा जाए गोविंदा जो था वो एक भिखारी था और एक सवाल ये भी पैदा होता था कि भिखारी के पास 5 लाख रुपए कहाँ से आएंगे। हालांकि गोविंदा जो है भिखारी की आड़ में कोई और गैर कानूनी काम करता था। गोविंदा ने अपना वकील हायर किया। हायर करने के बाद फिर उसने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा। फिर सबूतों के अभाव की वजह से और अच्छा वकील होने की वजह से गोविंदा जो था वो बरी हो जाता है और हमारी एक कानून व्यवस्था पर सवाल पैदा करता है कि क्या हमारी कानून व्यवस्था ऐसी ही है। सबूत के अभाव की वजह से अपराधी बाइज्जत बरी हो जाते हैं। फिर हाईकोर्ट ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि ऐसे अपराधी सबूत ना होने की वजह से अपराध करते हैं और इनके आगे चलकर हौसले बुलंद होते हैं। आगे यही अपराधी और इससे बड़ी भी वारदात को अंजाम देते हैं। तो आज की अपनी जो कि एक सच्ची घटना थी। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी सच्ची घटना को देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।